लोगों में आत्महत्या के जो लक्षण होते हैं तो उन्हें पहचाना जा सकता है जी? और अगर हाँ तो कैसे? ओके, यस, हाँ, पहचाना जा सकता है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं माया बोहरा हूँ, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक के तौर पे इंदौर में पिछले 18 सालों से कार्यरत हूँ, और मैं भी उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, ठीक है। और इस क्षेत्र में काम करते हुए, सघन काम करते हुए 2012 से मैं काम करती हूँ आत्महत्या रोकथाम विषय पर ही। जैसे कि आपने अभी सवाल पूछा कि क्या आत्महत्याओं के लक्षण पहचाने जा सकते हैं क्या, तो यस, मेरा जवाब है हाँ, आत्महत्या के लक्षण 70% व्यक्तियों में पहचाने जा सकते हैं। अब वो कैसे पहचाने जा सकते हैं ये हम देखते हैं। जैसा कि एक सामान्य तौर पे किसी व्यक्ति का व्यवहार होता है, उस व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, ऑल ऑफ सडन अगर चेंज आ जाए और वो चेंज 15 दिन से अधिक समय तक बना रहे, तो वो हमारे लिए अलार्मिंग साइन होता है। अब उसमें क्या क्या चेंज आ सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला चेंज है कि उसके एपेटाइट में, उसके खान पान में परिवर्तन होना, ठीक है। सामान्यतः ज़्यादा खाना या सामान्य से बहुत कम भूख लगना, ठीक है। वैसे ही नींद का भी ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा सोना या फिर बिल्कुल नींद उड़ जाना उनकी, ठीक है। अत्यधिक रोना, ठीक है। अकेले रहना, गुमसुम रहना, ठीक है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके प्रति हमको जागरूक रहने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और लक्षण है, जैसे काम करने में मन ना लगना, एकाग्रता में कमी आ जाना, निर्णय की क्षमता जो है वो कम हो जाना, निर्णय ना ले पाना, इंडिसिसिवनेस बढ़ जाना उसका, ठीक है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो उसके व्यवहार में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ शाब्दिक लक्षण भी होते हैं जो बहुत ज़रूरी ढंग से पहचानना है, क्योंकि 70 जो रिसर्च कहती है 70% लोग अपनी भावनाओं को, जो इंटेंट है, उसको व्यक्त करते हैं शब्दों के माध्यम से, और चूंकि हम उसको समझ नहीं पाते इसलिए हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। वो लक्षण कैसे है, जैसे बात बात में अक्सर ये कहना कि अब मेरे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे जीने से तो बेहतर है मर जाऊं मैं लोगों पर बोझ हूँ, ठीक है, मेरा कुछ नहीं हो सकता आगे, मुझे कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। अक्सर ये बातें करना, ठीक है, अक्सर बात बात में अपने इन झंझावतों का जिक्र करना, ठीक है। मैं किसी पे बोझ हूँ, जो मैं नहीं बनना चाहता हूँ, तो ये जो शब्द जो है ये बार बार रेपिटेडली कहना, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन होता है। और यूजुअली जब भी हम ये कोई शब्द सुनते हैं तो हम अमूमन उनको चुप करा देते हैं कि पागल, ऐसा थोड़ी सोचते हैं, इतनी अच्छी जिंदगी दी है तुम्हें, ठीक है। और अलग अलग हम अपना ज्ञान दे देते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा कुछ लक्षण ऐसे हैं, जैसे कि कुछ आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग सोशल मीडिया पे नकारात्मक पोस्ट लगातार करना, ठीक है, पोएम्स ऐसे लिखना, लेख ऐसे लिखना जो नकारात्मकता से भरे हुए हो, नेगेटिव पिक्चर, डेथ, अनबेरेबल लाइफ, इससे संबंध में हो, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे जाने के बाद, ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखना, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस लगा देना, आजकल स्टेटस का, स्टोरीज का प्रचलन है, तो सोशल मीडिया पे इस तरीके के फ्रीक्वेंटली पोस्ट करना, ये भी एक अलार्मिंग साइन है। इसके अलावा अगर हम थोड़े से अडल्ट की बात करें तो बार बार हिदायतें देना इन द सेंस कि देखो मेरे बाद ये चीजें हैं, मैंने बच्चों की ये व्यवस्था कर दी है, तो मेरे बाद तुम देखना ये चीजें हैं और इस तरीके से मैनेज कर दिया है मैंने, है ना, ये एसेट्स है, ये प्रॉपर्टी है। तो बार बार कहना, एक बार बता रहा है कोई तो जागरूकता की जानकारी के लिए जरूरी है वो, लेकिन ये बात में इस तरीके की हिदायतें देना, ये अलार्मिंग साइन है और बहुत सीरियस अलार्मिंग साइन है, ठीक है। एक और साइन है व्यवहारिक जो इस तरीके का, जो हम देख सकते हैं कि हमने जो एक्वायर की हुई चीजें हैं, हमने जो जीती है, हासिल की है जो चीजें, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और ये कहते हुए कि देखो मेरे बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस चीज का तुम ज्यादा ध्यान रखोगे, या तुम ये डिजर्व करते हो तो तुम ये लो। तो ये भी बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है कि अचानक से ये क्यों कर रहा है,
ठीक है, बैंक अकाउंट क्लोज कर देना अचानक से, ठीक है, मनी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये भी अलार्मिंग साइन है। ठीक है, एक और साइन है जो कि बहुत घातक है, अचानक से कोई बहुत ग्लूमी पीरियड में है, मतलब दुखी है, कुछ समय अवसाद में रहा है वो, और अचानक से उसमें ऐसा कोई परिवर्तन आता है और वो सोशलाइज करना शुरू कर देता है, एकदम बबली, हैप्पी गो लकी, मिलना जुलना ऑल ऑफ सडन शुरू होता है। तो ये सबसे सीरियस अलार्मिंग साइन है हमारे लिए कि उस व्यक्ति ने डेफिनेटली कुछ न कुछ अपने लिए निर्णय ले लिया है और वो अब सबसे मिलजुल कर अपना काम संपादित करने वाला है। ठीक है, और एक साइन है कि आज ये फिर सोशल मीडिया और यंगस्टर्स जो लोग करते हैं वो सोशल मीडिया पे या ऐसे लीथल सामग्री जो होती है, जो घातक सामग्री होती है, उनके बारे में जानकारियां हासिल करना, पढ़ना, जुटाना उनको। ठीक है, क्योंकि आप अगर अंदर से खुशमिजाज हो तो डेफिनेटली ये सामग्रियों के बारे में तो नहीं जानकारी लोगे, कुछ ना कुछ इंटेंशन है, तो उसके बाद में कौन सा बेहतर है, कैसे हो सकता है, इनकी रिसर्च करना और सामग्रियां जुटाना, ये भी अलार्मिंग साइन है। तो ये कुछ इस तरीके के जो संकेत है, जोखिम वाले संकेत है, इनके प्रति हमको जागरूकता रखनी है। अगर हम किसी में भी XYZ किसी में भी इस तरीके के संकेत देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि दिस इज डेफिनेटली क्राई फॉर हेल्प, वो व्यक्ति आपसे मदद चाहता है। ठीक है, और हम अगर मदद लैंड कर दें तो उसकी आत्महत्या को हम 100% रोक सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल। परिवार और समाज आत्महत्या रोकने में किस तरह से मदद कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर तो करेगा ही करेगा, जहाँ मेंटल इलनेस की बात आती है तो वहाँ डेफिनेटली डॉक्टर डील करेगा। जैसे एक सामान्य सा है डिप्रेशन, ठीक है, या और कोई अन्य मानसिक बीमारी है तो वो डॉक्टर की मदद के बिना नहीं ठीक हो सकती है, तो डॉक्टर वहाँ ट्रीट करेगा ही करेगा, वो मेडिकेशन देगा। लेकिन इसके अलावा हमें उस व्यक्ति को काउंसलिंग या थेरेपी की आवश्यकता होती है, जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड ट्रेंड लोग उसमें सक्षम हो, ट्रेंड हो, उनसे काउंसलिंग लें उसकी। इसके साथ साथ पारिवारिक जो वातावरण है उसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रिगर तो हमारे परिवार समाज से ट्रिगर मिल रहे हैं। ठीक है, वो इंटरनली उसको कैसे एंटिसिपेट कर रहा है ये काउंसलर का काम है करना, लेकिन जो ट्रिगर्स जो बहुत सारे वातावरण में हैं उनको कैसे हम एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से करेक्ट कर सकते हैं, उस व्यक्ति को एक सेफ फील करवाना, ये परिवार का काम है। ठीक है, ये मित्रों का काम है, दोस्तों का काम है कि यू आर सेफ, है ना, तुम्हारे लिए हम हैं यहाँ पर। तो ये फील करवाना ये डेफिनेटली परिवार का काम है। और जब तीनों चारों जगह मिल जाते हैं, जैसे दवाइयाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ दवाइयाँ, जहाँ पारिवारिक सपोर्ट की जरूरत होती है वहाँ पारिवारिक सपोर्ट, जहाँ प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है वहाँ प्रोफेशनल सपोर्ट, जब ये तीनों लेवल पर मिल जाते हैं तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। जैसे किसी ने कर्जा ले लिया, नहीं चुका पा रहा है जी, और वो आत्महत्या करता है, इस तरह की चीजों को कैसे रोका जा सकता है? जी, ये एक्चुअली बहुत दुखद स्थिति है हमारे यहाँ पर कि कर्जे से दबकर बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं। बेसिकली कर्जे से दबने के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो जाता है, और मैंने जितने भी अभी तक मामले देखे हैं उसमें मैंने ये देखा है कि वो जितना मूल रकम ली थी वो लोग उससे कई गुना ज़्यादा चुका चुके होते हैं, लेकिन वो जो इंटरेस्ट वाली रकम होती है वो मुंह बाएं खड़ी हो जाती है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ जो टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर होता है, जो लेनदार होता है वो उस पर हर तरीके से दबाव बनाता है। ठीक है, और उस दबाव को कुछ हद तक वो बेयर करने की कोशिश करता है, और जिस दिन ऐसे लगता है कि वो सेफ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है इस दबाव को झेलने के लिए, वो अभी उनमें क्षमता नहीं है, तो फिर वो इस तरीके के निर्णय लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर होना ये चाहिए कि वो किसी भी जो बॉडी है या कोई समाज सेवी संस्था है या पुलिस है उनके पास जाके उनसे मदद की गुहार कर सकते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा संस्था है, परिवार कल्याण केंद्र हमारे यहाँ महिला बाल विकास द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, महिला बाल विकास में जाके मदद ले सकते हैं, या किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाके मदद ले सकते हैं कि कितना कर्जा है,
अभी आय का स्रोत क्या है, ठीक है। अभी जो आय का स्रोत है, उस आय के स्रोत में आपकी आवश्यकताएं निकालकर आप कितना दे सकते हो सामने वाले को, और फिर दूसरी पार्टी को भी बुलाकर अगर हम दोनों मीडिएटर बन के हम ये तय करते हैं कि ठीक है, इस समय तुम्हारा पूरा जाने वाला था, लेकिन अब ये इस तरीके से तुमको मिलता जाएगा, तो सामने वाली भी पार्टी समझती है। लेकिन यूजुअली ये होता है कि वो डर के मारे बोलते नहीं है, और दूसरी वाली पार्टी इतनी हावी होती है कि बोलने की स्थिति या सुनने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो दोनों अगर मिलकर रास्ता निकालें, तो मैंने जैसे हमारी संस्था के माध्यम से ऐसे बहुत सारे मामले, जो कुछ लाखों के कर्जे थे, कुछ कर्जे थे, वो कर्जों को इस तरीके से सेटल भी करवाया है लोगों को, दोनों पार्टियों को रख के। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर संवाद करने की आवश्यकता है, डरने के बजाय। दोनों पार्टियों को मिलाकर कोई मीडिएटर बैठ जाता है और साथ में दोनों को एक मत पे आना है, इसके लिए हमको सहयोग करने की आवश्यकता है हमको। पिछले 3 साल के आंकड़ों के ऊपर नजर डालें, एनसीआरबी भी आंकड़े आए हैं, आपके पास भी जिस तरह से पेशेंट कोरोना काल की, खासकर कोरोना काल की बात करें, तो आपके पास भी पेशेंट आते रहे, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पीरियड के बाद में आत्महत्या के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है, और इवन जो मानसिक समस्याओं का इजाफा है वो भी बहुत हुआ है इसमें। चिंता, बहुत ज्यादा चिंतित रहना, है ना, बेरोजगारी जैसी समस्या, आर्थिक समस्याएं रही है, पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, है ना, डिप्रेशन, ऐसी समस्याएं बहुत सारी आई है। तो कोरोना के बाद में स्थितियां बिगड़ी ही है, सुधरी नहीं है, और इस तरीके के मामले भी बढ़े हैं। अगर आंकड़े देखें तो पुरुष जो है महिलाओं के मुकाबले ज्यादा आत्महत्या करते हैं जी, और उन पुरुषों में भी जो है कि विवाहित पुरुष जो है कुंवारे पुरुषों की अपेक्षा, विवाहितों की अपेक्षा ज्यादा आत्महत्या करते हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण लगता है ऐसा? देखिए, ये जो आपका सवाल है, ये काफ़ी चीज़ें समाहित किए हुए हैं। 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमको बायोलॉजिकल नेचर समझना है महिला पुरुष का। जैसा कि पता है कि मैस्कुलिनिटी जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है मेन में, पावर ज़्यादा होती है ना, लॉजिकल थिंकिंग, रैशनलाइजेशन, वो कैपेसिटी उनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। महिलाएं सेंसिटिव होती हैं, लेकिन जो शारीरिक तौर पर महिलाएं उतनी शक्तिशाली नहीं होती, बलशाली नहीं होती जितना पुरुष होता है, ठीक है। और दूसरी, भावनात्मक जो टॉलरेंस की कैपेसिटी है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये 2 डिफरेंस है कि वो किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने की क्षमता जो है वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये भी आपका कथन सत्य है कि पुरुष की आत्महत्याएं ज़्यादा हो रही है। वो क्यों हो रही है कि पुरुष जितनी जो भी एक्ट करता है, इस इंटेंट को अंजाम देने के लिए जो भी एक्ट करता है, वो उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ के कारण या प्लानिंग के कारण वो पहली बार में कर पाता है। जबकि सच्चाई ये है कि महिलाएं अटेम्प्ट ज़्यादा करती है, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है ना। अटेम्प्ट ज़्यादा करती हैं, अंजाम तक नहीं पहुंचती। पुरुष वो एक बार में अंजाम तक पहुंचता है। इसलिए आंकड़े वो बताते हैं कि पुरुष ने ज़्यादा आत्महत्या की है, जो आत्महत्या आंकड़े हैं, और महिलाएं कम करती है। ऐसा नहीं है, 3 गुनी ज़्यादा महिलाएं अटेम्प्ट करती है, लेकिन वो अटेम्प्ट करके और वो जिंदगी वापस जी पाती हैं, वो जी जाती हैं। वो किसी कारण से सफल, मतलब ये शब्द कहना भी यहाँ सफलता गलत होगा, लेकिन वो उस मंशा में खरी नहीं उतरती है, वो मंशा पूरी नहीं कर पाती किसी कारण से, तो वो रह जाती है यहाँ पर। तो ये जो लॉजिक है इसके पीछे वो ये है, और महिलाएं हालांकि अटेम्प्ट ज़्यादा करती है।